स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर कौन सा है अपना ये आज? इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर 2, बराबर, करेक्ट। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? बेसिक जो क्वांटिटीज़ का यूज़ होने वाला है वो करंट, नंबर डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम और कुछ नया नया टर्म्स देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड वो सब देख लिया था। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया था, मतलब करंट का डेफिनेशन देखा ही था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q बाई टी, डी क्यू बाई डी टी। शॉर्ट एग्जाम्पल्स भी किए थे उसके रिगार्डिंग, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ता है ना उसके अंदर, राइट। फिर करंट डेंसिटी भी देखा था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी फॉर्मूला था, वो इंपॉर्टेंट है, बराबर। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो मतलब अगर मैं रिकॉल में सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करूँ एक बार तो थोड़ा अच्छा हैबिट है। हमने देखा करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। फिर ऑफकोर्स और भी उसके जो भी फॉर्मेट्स होंगे वो सब देखे अपन ने। I इक्वल टू क्यू बाई टी देखा, और वो डी क्यू बाई डी टी वगैरह सब इसी में डाल दो, चलेगा, बराबर। टाइम, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके रिलेटेड भी सम्स हमने देखा हुआ है। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है अपनी जगह पे, स्पेशली इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, ऐसे अगर कोई घूम रहा है तो उसका करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन टाइम। एक सर्कुलर मोशन का T भी होता है, T की जगह पे आप 1 अपॉन एफ भी लिख सकते हो, T की जगह पे आप 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हो, T की जगह पे आप स्पीड इज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर बाई वी भी लिख सकते हो। तो देयर आर दीज मेनी फॉर्मेट ऑफ द टाइम जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है इतना। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट अपॉन एरिया था, बराबर। फिर J इज इक्वल टू सिग्मा ई था, एंड E इक्वल टू रो जे, ये एक था फॉर्मूला, करेक्ट, गुड। और कुछ देखा था नया नया अपन ने? रेजिस्टिविटी का खुद का भी कुछ फॉर्मूला था ना? वो नहीं, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम का उल्टा ना, शायद एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ था। देख के बताओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑफकोर्स इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से था कुछ फॉर्मूला। और कुछ नया देखा था? V इज इक्वल टू आई आर तो देखा ही था, नो डाउट। और इसके अंदर R का फॉर्मूला क्या था? रो एल अपॉन ए। आई थिंक रेजिस्टेंस के मल्टीपल फॉर्मूला देखे थे, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम भी देखा था, और रो वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर भी देखा था। और कुछ भी देखा इसके अलावा? चट, ठीक है, फाइन। आज अपने को एक दो क्वांटिटी जो मैंने बाकी है वो, एक वन ऑफ देम इज मोबिलिटी, जिसका सिंबल होगा म्यू। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करके भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से जैसे रिलेटेड होंगे, प्रॉब्लली डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो डालना पड़ेगा ना, वही मोबिलिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ई, ठीक है इतना। एक बार देखो मोबिलिटी का, ये पे नोट्स आपके मॉड्यूल में मोबिलिटी करके कुछ है क्या? ढूंढो जरा एक बार। नहीं, वो नहीं, उतना आगे नहीं होगा, होगा तो पीछे साइड ही होगा, मतलब उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबिलिटी स्टार्टिंग में मिलना चाहिए जो बाजू, देखो ना। इसमें नहीं दिख रहा तो उन्होंने सेमीकंडक्टर में डाल दिया हो सकता है, अगर यहाँ नहीं मेंशन कर रहे हैं तो। चलो ठीक है, नेवर माइंड, नहीं होगा यहाँ पे, पर मोबिलिटी आगे जाके आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में रहेगा, फाइन। वी डी इक्वल टू म्यू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। म्यू का एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो इसमें आ गया कि म्यू कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ है वो, बराबर।
इतने के बेसिस पे हम उसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं मोबिलिटी का. आई वॉन्ट टू फर्दर सिंप्लीफाई इट. ट्राई करते हैं. VD का कोई फॉर्मूला था हमारे पास, V = U + AT से निकाला था कहीं ना कहीं स्टेप में. VD की जगह पे फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू E. क्या E और E कैंसिल हो गया, तो मतलब म्यू क्या आ गया, E टाउ अपॉन M आ गया. यही था ना, V = एक्सेलरेशन विच इज फोर्स अपॉन मास इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू म्यू. E कट गया तो आपके पास खाली म्यू बचा, E टाउ बाय M. फाइन. सेमीकंडक्टर में मोस्टली आएगा. सेमीकंडक्टर एक लास्ट चैप्टर है आपके 12 के सिलेबस का. एक फॉर्मूला सिग्मा का भी है. सिग्मा कंडक्टिविटी यहाँ पे ना फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू NE² टाउ अपॉन M. क्या आप म्यू को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कैसे भी करके यहाँ पे, कैन यू इंट्रोड्यूस म्यू हियर, मतलब क्या डू यू फाइंड म्यू, ये जो म्यू का जो इक्वेशन है यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है क्या किसी को? क्या हटा दो यहाँ पे से, अच्छा n हटा दो अलग, E हटा दो अलग, तो क्या बचा यहाँ पे E टाउ अपॉन M दिखा. इसको क्या लिख सकता हूँ, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू NE म्यू. तो ये एक फॉर्मूला है जो सेमीकंडक्टर में डायरेक्ट यूज किया जाएगा, और ये तो इंट्रोडक्शन तो हुआ ही आपके सामने, तो ये रहा. फेयर. तो सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू. कंडक्टर्स और इनफैक्ट कितने सारे चैप्टर्स में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बातें करते रहते हैं. सेमीकंडक्टर में होल्स की बातें भी करते हैं. तो होल का कॉन्सेप्ट जो है वो सेमीकंडक्टर में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा. होल होता क्या है, ऑल्दो एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ. कोई जगह से इलेक्ट्रॉन जब जगह छोड़ देता है तो इलेक्ट्रॉन जब कहीं और चला जाता है, वो किसी और एटम या किसी और ऑर्बिट का हेडेक है अभी, लेकिन उसने जो जगह छोड़ी ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेबल पोजिशन जहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करते हैं. सच कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स. इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ देता है ना, वो होल बन जाती है पीछे, वैसा नाम लेता है धीरे धीरे. ठीक है, तो उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस बन जाता है सेमीकंडक्टर में. चलिए फाइन, वी कंटिन्यू विद दिस पार्ट. तो मोबिलिटी हो गया. फिर बिफोर एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब व्हेन आई से एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी आई मीन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. वो मेरे लिए वो इलेक्ट्रिसिटी है. सर्किट सॉल्विंग मेरे लिए वो है. ये तो उसका इंट्रोडक्शन है, या फिर क्वांटिटीज़ का उनको जैसा यूज़ करना है, ताकि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में वो लोग डिफ्रेंशिएट करते रहे अपनी जगह पे. ठीक है, तो उसके अंदर एक लास्ट एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. क्या थर्मल चैप्टर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपको, थर्मल प्रॉपर्टीज का चैप्टर. उसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट कितने चीज़ों पे होता है, लेंथ पे, एरिया पे, वॉल्यूम पे, डेंसिटी पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, टाइम पीरियड पे, किस पे नहीं होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और क्या था, रेजिस्टेंस. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वहां का फॉर्मूला ही उठाना है. किसी को याद है कोई भी फॉर्मूला वहां का? लेंथ का फॉर्मूला याद है वहां पे, L इज इक्वल टू क्या था, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बोलो या टेम्परेचर बोलो, जो भी चलेगा आपको, जो सही लगे. क्या लिखूँ अभी, चलेगा, आई नेवर माइंड. L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. सबको इसका मीनिंग याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? किसी टेम्परेचर T पे, किसी नए टेम्परेचर T पे, या L थीटा आई शुड राइट, किसी टेम्परेचर T पे. और L0 मतलब लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस या ओरिजिनल लेंथ, बराबर. 1 तो 1 होता है. अल्फा का मीनिंग क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. डेल्टा थीटा वाज चेंज इन टेम्परेचर. तो वैसे ही सिमिलरली रेजिस्टेंस, सिमिलरली resistivity at any temperature will be resistivity at 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए, बराबर. इसमें अल्फा का मीनिंग हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. और सिमिलरली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. अगर किसी को रेजिस्टेंस का इफेक्ट समझना है तो. डू वी हैव मीनिंग वेरियस फॉर्मेट ऑफ दिस? रिमेंबर डेल्टा R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, R नॉट अल्फा डेल्टा थीटा.
फिर ऐसा। वेरी रेयर केसेस इसको हम लोग और भी अलग तरीके से वो लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शनल चेंज सिर्फ अल्फा डेल्टा थीटा, बराबर है। चलो एक केस स्टडी इसके रिलेटेड कि अगर आपको किसी टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस R1 दिया है और टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस R2 दिया है, मतलब या पूछा है फॉर एग्जांपल, ये चार अलग अलग, दो अलग टेम्परेचर, दो अलग रेजिस्टेंस, इनमें आपस में रिलेशन जो होगा ना, एक तो तरीका ये होगा लिखने का, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। मेरी बात समझ आएगी, ये वाली फॉर्मूला की रिलेट कर पा रहे हो, जो डब्बा बनाया है यहाँ पे, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला का रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। तो R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। फाइन, दिस इज, ये ऑलरेडी एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है बाय द वे, उसमें भी ये और भी अप्रोक्सीमेट कर दिया आपने, क्योंकि आपने यहाँ पे R0 जो आपका इधर टेम्परेचर होना चाहिए ना, क्वांटिटी, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए ना, बट ये तो किसी टेम्परेचर T पे, बराबर। तो अगर आपको इससे आंसर नहीं आ रहा है फॉर द इंस्टेंस, या फिर और एक्यूरेसी चाहिए आपको आंसर लाने में, तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ट्वाइस एंड डिवाइड देम। तो कैसा दिखेगा ये वाला, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1, R0 कैंसल। दिस गिव्स अ मोर एक्यूरेट आंसर, बट दिस विल बी वेरी टीडियस कैलकुलेशन, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा का टर्म कितना छोटा होता है, 0.004, इसके अल्फा के वैल्यू याद होगा तो ऐसा कुछ था, 2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा सब था। तो कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट व्हेन यू गो फॉर दिस फॉर्मेट। दिस विल गिव मोर एक्यूरेट आंसर, दिस विल गिव लेस एक्यूरेट आंसर, कभी कभी काम चल जाता है इससे, इन कैलकुलेशन इट विल बी रादर सिंपलर। ठीक है, इतना अभी तक इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस भी होगा। अगर मैं ग्राफिकल वेरिएशन डिस्कस करूं आपके साथ, तो कैसे डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो ग्राफ वुड बी लाइक लीनियर एक्सपांशन है ना, ये इसका ये लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में इट मस्ट हैव सम रेजिस्टेंस एंड देन इट विल गो अप, ये उसका वेरिएशन है। दिस इज फॉर कंडक्टर्स, लेट्स मी डिस्कस रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ, दिस इज फॉर कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि उसको फर्क नहीं, उसकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, उसको टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इंसुलेटर्स का ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं, दिस इज फॉर इंसुलेटर्स, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, इट इज समथिंग लाइक दिस, कांस्टेंट, डजंट वेरी। फाइनली विच टाइप ऑफ मटेरियल इज लेफ्ट, एनीवन? यस, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज लेफ्ट? सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। उल्टा रिलेशन, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर उल्टा है, गर्म करने से तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, यानी कंडक्टिविटी उसकी, और हाउ दे आर रिलेटेड, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये तीनों ग्राफ का अगर मैं कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर देखूं, तो इधर ग्राफ कैसा जाएगा, कंडक्टिविटी से टेम्परेचर नीचे डिक्रीज होगा, कंडक्टर्स विल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स आर लाइक डजंट गेट अफेक्टेड मच, ऑलरेडी हम लोग तो कभी कंट्रीब्यूट कर भी नहीं रहते इलेक्ट्रिसिटी में। सेमीकंडक्टर इज लाइक टेम्परेचर बढ़ने पे उल्टा कंडक्टिविटी मेरे में बढ़ जाती है, ठीक है। तो समवन हैज़ टू यूज़, देखो कोई भी चीज़ गर्म होना फ़ायदा करता है कि नुकसान करता है ना, वो उस पर्टिकुलर डिवाइस और एप्लीकेशन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी डिवाइसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वो गर्म करने पे इट्स अ वार्निंग साइन फॉर अस, गर्म तो नहीं होना चाहिए ना, पीसी गर्म होना, मोबाइल गर्म होना, कोई भी चीज़ गर्म होना हमारे लिए एक रिस्की वो रहता है कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी उसको तो एक लेवल तक लेके जाते हैं कूल करने के लिए उसको, डिवाइस को, CPU में पंखे लगाते हैं, किस लिए, गर्म ना हो इसीलिए, बराबर। पर कुछ कुछ डिवाइस में गर्मी करने पे एक्चुअली बेनिफिट होता है, आयरन मशीन, गीजर, वहाँ पे तो हम चाहते हैं कि गर्म हो, तो यू चूज द मटेरियल अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में तो गर्म करने पे फायदा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेकिन वो गर्म करने से कुछ नुकसान भी हो रहे होंगे, तो अगर आप वो कंटेन कर पाए, देन यू आर अलाउड टू यूज द एडवांटेज ऑफ दैट सेमीकंडक्टर। द रियल लाइफ इज नॉट दैट प्लेन सिंपल, ऐसा सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ऑन पेपर इट लुक्स लाइक सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी की चीज़ यूज़ करो सर, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सबसे बेस्ट जीरो एरर वाली चीज़ यूज़ करो, बट इट विल कॉस्ट अस। इफ यू वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, इफ यू वांट टू डिक्रीज द एरर, यू हैव टू इंक्रीज योर बजट, विच इज समटाइम्स नॉट परमिसिबल, ऐसा उतना वर्थ इट नहीं है एज वन वुड से, ठीक है। चलो एनीवे, इसको जल्दी जल्दी लिख लो।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं खुद की तरफ से दे रहा हूँ बिफोर वी स्टार्ट विथ दो सॉल्व एग्जाम्पल जो इसके रिलेटेड है। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा ट्रपेजियम टाइप का है। ओके, द करंट इज ट्राइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। ओके, एक पॉइंट ए ले रहा हूं और एक पॉइंट बी ले रहा हूं। फ्लूइड्स में याद है ऐसा कुछ किया था कभी अपन ने, 2 पॉइंट्स लेते थे, पाइप के थ्रू फ्लो होता है ना लिक्विड, वैसा ही कुछ है वाटर फ्लो। आई वांट टू डिस्कस द वेरियस क्वांटिटीज एट ए एंड बी। आई वांट टू नो कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है कि दोनों इक्वल है, लाइक दैट। या इफ यू आर नॉट एबल टू कमेंट दैट वे, बहुत सारे क्वांटिटीज देख लिए अपन ने। लेट्स से इफ आई स्टार्ट विथ करंट, आई ए और आई बी में रिलेशन, फिर करंट देते, देख मेरे को पहले सवाल तो बना लेने थे सारे, तू सोच के रख। करंट डेंसिटी, आई वांट टू नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, then I also want to know potential at A and potential at B. What else is there? Resistivity at A, resistivity at B. In fact, the same relation will be for conductivity also. Conductivity at A. अच्छा नहीं, they are reciprocal actually. So let me discuss later. Conductivity A और conductivity B. और क्या quantities देखें? Mobility वो भी देख सकते हैं चाहिए तो, बट वो तो material property है, so आपको एक टाइम के बाद आइडिया आ जाएगा। सब एक ही जगह डाल दूंगा मैं। Conductivity A, mobility at A. Conductivity at B and mobility at B. What else? Electric field भी था अपने पास, electric field at A, electric field at B. और क्या quantities देखे अपने, anyone if you remember? रेजिस्टेंस तो पूरे वायर का एक साथ ही होता था। इट इज डजंट मेक सेंस कि मैं रेजिस्टेंस पूछूं आपको ए और बी की कंपैरेटिवली, आपको कुछ एक एलिमेंट बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो इसके बारे में सोचना चालू करना। हाँ, कोई तो जवाब दे रहा था पहले, बताओ। व्हाट कैन यू से अबाउट द करंट्स एट दिस 2 सेक्शंस? ए पे करंट ज़्यादा होगा कि बी पे करंट ज़्यादा होगा कि दोनों पे सेम होगा? करंट सेम होगा, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज करंट इज डजंट वर्क दैट वे। करंट इज बेसिकली द फ्लो रेट इन फ्लूइड्स। सीरीज में सेम होता है सब जगह पे, ये सीरीज में ना पूरा अरेंजमेंट, ये सब सेगमेंट सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये करंट सेम है। व्हाट अबाउट करंट डेंसिटी? बी पे ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एरिया, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, तो करंट तो सेम है, तो यू हैव टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। तो एरियाज कम इधर है तो डेंसिटी बी पे ज़्यादा होगी। व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जो HCV का एक्सरसाइजेज सॉल्व करेगा ना, उसको ये सब क्वेश्चन थोड़े मिल सकते हैं वहाँ पे HCV के MCQs सेक्शन वाले में। हाँ, ए पे ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रही है आपको? पानी की जैसे ही वेलोसिटी वाले में, वहाँ पे फ्लो पाली स्पीड की लिक्विड की वेलोसिटी हायर कहाँ पे होती है? छोटे वाले क्रॉस सेक्शन में कि बड़े वाले में? तो उस लॉजिक से तो छोटे में आ गया, बट डू वी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, कोई फॉर्मूला होना तो चाहिए ना। तो आई थिंक कैन वी गो फॉर VD इज इक्वल टू आई अपॉन NE A वाला? आई इक्वल टू NE VD है ना, तो ये हो गया। आई सेम है, एन नंबर डेंसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी, ई यूनिवर्सल कांस्टेंट, ए से इनवर्सली रिलेटेड है, तो हेंस प्रूव के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी पे ज़्यादा होगी। फ्लूइड से भी लॉजिक से भी मिल रहा है और फॉर्मूला से भी इनवर्स रिलेशन से भी मिल रहा है, बराबर। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ए और बी में? पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट क्यों फ्लो कर रहा है भाई? सीरीज की वजह से भी बोल सकते हो, वो सही है। हाँ, ए पे ज़्यादा होगा, बी पे कम होगा, वेरी गुड, क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो बता सकते हैं अपन। ओके, तो ए पे ज़्यादा, बी पे कम, डजंट मैटर अबाउट द एरिया। चलो आगे, व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एट बोथ द पॉइंट्स? ऑल विल बी सेम। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों चेंज होगी? अगर ये पूरा कॉपर है तो कॉपर का सेम ही रहेगा ना वायर का। ये सब मटेरियल प्रॉपर्टी, आप चाहिए तो फॉर्मूला जाके वो कर लो रिव्यू कि इनके अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं वो सब प्योर कांस्टेंट्स है या मटेरियल डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है बाय द वे। तो ये मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड ऑल एवरीथिंग। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ? हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी? where at which point will be more or less or it will be same? फॉर्मूला बोर्ड पे ही है जो हेल्प करेगा आपको बताने में। म्यू तो सेम है ना, तो जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी
ज़्यादा हो जाएगी एज पर द फॉर्मूलाज। ठीक है, गुड इनफ, गुड। अब मैंने आपको क्या बोला, सॉल्व एग्जाम्पल कौन से कर देखने को बोला मैंने नेक्स्ट, सॉरी 14-15। चलो ठीक है, एक बार सब लोग अपने लेवल पे क्वेश्चन रीड करके रखेंगे सब लोग बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ब्रिज क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर जोर से। पेज नंबर बता दे कुछ लोग को यहाँ पे। ओके आगे पढ़ो। The current voltage graph for a given metallic wire at two different temperatures, T1 and T2, are shown in figure. ओके मतलब जो अपने वर्ड बोले वो करंट, Voltage graph. हाँ अच्छा, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। डन। तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है, करंट वर्सेस वोल्टेज। नॉर्मली किस ग्राफ से आप यूज टू होते हो पता है, V वर्सेस I का कंडक्टर्स में, पर सेमीकंडक्टर में I वर्सेस V इज मोर फेमस। V वर्सेस I ग्राफ कॉमन क्यों हमारे लिए, बिकॉज उसके स्लोप से रेजिस्टेंस आता है V बाय I। तो इसके स्लोप से क्या आएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, बट हमें 1/R बोलना चाहिए सीधा सीधा। I वर्सेस V के स्लोप से I अपॉन V आता है, बट I बाय V तो 1/R है। दिस इज द नॉलेज दैट अ स्टूडेंट शुड हैव ऑलरेडी बिफोर सीइंग द ग्राफ्स। नाउ आई थिंक देयर आर टू ग्राफ्स, एक ऐसा और एक ऐसा है। इस पे कुछ नाम लिखा है, कौन सा किस टेम्परेचर पे, नीचे वाला ऑलराइट ओके फाइन। T1 T2 और T1 हमसे क्या पूछा गया है कि टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है। ऑप्शन देख के लग रहा है ना कि दे आर आस्किंग टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है, T1 के T2। तो एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है। स्लोप और रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड, तो हायर स्लोप लोअर रेजिस्टेंस। स्लोप, एक मिनट, स्लोप एट 1 इज मोर देन स्लोप एट 2, अग्री। स्लोप, अरे हायर स्लोप, और स्लोप और रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड है, यानी कि R1 लेस देन R2। और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है कंडक्टर में, यानी कि T1 T2। दिस शुड बी माय आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, फेयर, सही लग रहा है? ओके लेट्स कीप गोइंग। अयान 15 पढ़ेंगे जोर से, और बाकी सब लोग भी रीड करेंगे, लिखने का टाइम दूंगा बाद में। The resistance of a conductor at 20 degrees Celsius. अच्छा वेट, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है कितना, 3.15 वाओ मस्त वैल्यू। आगे and at 100 degrees this 3.75 3.75 बढ़ गया ना रेजिस्टेंस, मतलब ये कंडक्टर ही होगा, गर्म करने पे बढ़ गया रेजिस्टेंस। 20 डिग्री सेल्सियस लगभग रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम बोल सकते हो आप, बराबर। आगे पढ़ते रहो, कीप गोइंग। Determine the temperature coefficient of resistance of the conductor. फाइन अल्फा, ओके। The resistance of the conductor at 0 degrees Celsius will be डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। ये दो चीजें पूछी हैं क्या, कि दी हैं? अच्छा दो चीजें निकालनी है, आर यू श्योर? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, सॉल्यूशन देख के नहीं। Determine the temperature coefficient of resistance of the conductor. The resistance of the conductor at 0 degree Celsius will be question mark. एक्चुअली दो पूछा है बट ऑप्शन में एक का Option में फेयर, मतलब हम दोनों चीज निकालेंगे, राइट? चलो ठीक है, तो मतलब फाइन अल्फा कॉमा R0। चलो ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था थियरी में कि अगर दो सेट ऑफ डेटा देते तो इनमें से कुछ फॉर्मूला यूज करना होगा। तो Second one. फर्स्ट वाले में भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड में जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया पहले, वो एक्यूरेसी का डिफरेंस है खाली। सो अगर आपको सेकंड वाला यूज़ करना है दैट गिव्स मोर एक्यूरेट आंसर। चार ऑप्शंस कितने कितने दूर नज़दीक है जरा बताओगे जरा? 2, 3, 6, 5. 2, 3, 6 और 5, सब मस्त नंबर्स हैं। तो वो R0 है। अल्फा का वैल्यू तो 10⁻⁻⁻ में होता है, बराबर। अच्छा वो यूनिट भी दे दिया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। R0 है ये, अल्फा तो निकाला ही नहीं मतलब वो लोग ने बेसिकली। ठीक है, अब सोल्यूशन देखो एक बार, बीच में कहीं पे भी अल्फा निकालने की जरूरत पड़ी है उनको, तो उन्होंने निकाला है, अपना काम किया। वरना बिना अल्फा निकाले भी R0 तो निकल जाता है सेकंड फॉर्मूला से। देखो अच्छा नहीं उसमें अल्फा चाहिए, उप्स। ठीक है चलो अल्फा निकालना ही पड़ेगा मतलब। ये दो ले लूँ, ये डेटा पहले स्टार्ट करते हैं। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। सब्स्टिट्यूशन करते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं ऊपर, 3.75
75 upon 3.15 is equal to 1 plus alpha. T2 was 100 and 1 plus alpha T1 was 20. एक्चुअली वी आर लकी के वैल्यूज ठीक है, वो वैल्यूज भी ठीक है और ये अल्फा के मल्टीप्लिकेशंस भी ठीक ठीक जा रहे हैं, बराबर है। इसके आगे मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने लेवल पे ट्राई ज़रूर करें, पेंसिल से सॉल्व करना ताकि कुछ गलती हो तो मिटा सके अपन। फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ये इधर से हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड अल्फा, बराबर। ये करने के बाद क्या करोगे, देन R1 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, R0 1 प्लस अल्फा T1। मेरी बात समझे आपको, इसको ये अल्फा का इसमें पुट कर दोगे, R0 का तो पूछा है ना, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड R0। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये 2 स्टेप्स खुद करने हैं आपको, अभी क्लियर है। नेक्स्ट क्या सॉल्व एग्जांपल है या नेक्स्ट क्या थ्योरी चल रहा है टॉपिक इनके पास, डायट्री एंड ईएमएफ। ठीक है, तो पहले वो मैं पढ़ा देता हूँ, सॉल्विंग करेंगे आप लोग जब नोट्स कंप्लीट करोगे ना अभी तब, पर अभी फिलहाल बोर्ड पे ध्यान दो। के हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ईएमएफ क्या होता है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये 2 चीजें साथ में ही समझनी पड़ेंगी हमें, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी समझना पड़ेगा, कैपिटल आर जो भी है। चलो लेट्स बिगिन। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, और सिंबल तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, क्या, ई, कर्सिव ई जो भी बोलो आप। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो एक तरीके से ये पोटेंशियली इंडिकेट करता है। एक सेल का ईएमएफ होता है, केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि एक सेल बनता कैसे, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, हो गया कि होना है क्या है। तो कुछ ऐसा कंटेनर लेते हैं, अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं और क्या करते हैं, अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अंदर के आयंस इलेक्ट्रोड्स के प्लस माइनस को जाके अटैच हो जाते हैं, और इसके साथ आप बाहर क्या कनेक्ट करते हो, एक, हाँ अरे बैटरी तो एक खुद है भाई, आप कहाँ बैटरी से कनेक्ट करोगे। वो करने का मतलब है कि आप एक सेल को चार्ज कर रहे हो यूजिंग अ डिफरेंट सेल। ये खुद ही नीचे जो है ये सेल है, बराबर। आपने इसके साथ अटैच कर लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स है, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। अंदर जो आयंस मूव करते हैं उनको लिक्विड एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको ही इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये डायग्राम को सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा बनाया जाएगा। इधर देख रहे हैं सब लोग, ध्यान है इधर, ठीक। इसका नाम क्या है, कैपिटल आर, इसका नाम क्या है, कर्सिव ई, ये ईएमएफ वाला, और ये है स्मॉल आर, और करंट फ्लो करना चालू करता है। इस तरीके से एक सर्किट बनेगा। इस सर्किट को हम डेप्थ में अभी समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, किधर है वो सब, ठीक है। क्विक क्वेश्चन, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या क्या है एक बार बताना। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी है, और ये छोटा आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और कैन एनीवन टेल मी, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज में है कि पैरेलल में है? किसी को लग रहा है पैरेलल में? क्यों नहीं लग रहा है किसी को पैरेलल में? ऊपर नीचे है तो सही, एक लूप में सब कुछ सीरीज में होता है, दे आर ऑल इन सीरीज, ठीक है, गुड इनफ। तो इस तरीके से एक सेल का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है। सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, कि सेम ही होता दोनों? करेक्ट, 1 2 3 सेल साथ में लगाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। चलो इतना पहले अच्छे से लिख लो फटाफट, चलो चलो। करूँ मैं कैलकुलेशन, क्या आ गया सबको? क्या बोलते हो, कर दूँ? बाकी लोग पाने हो गया, हो रहा है, टाइम लगा रही हो इतना। आ गया तुझे समीर? इधर रुद्र, ब्रिज करूँ मैं कैलकुलेशन?
चलो इधर देखेंगे ये स्टेप राइट। तो मैंने बोला था कि वो डेसिमल हटा दो, 31375 अपॉन 315 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा। ये कितने से कटा फिर फाइनली 5 6 जा 30 और 1 5 3 और 5 7 जा 35 और 25 इज 5। 3 का टेबल में 21 और 3 के टेबल में 25। ओके अब और कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 25 इंटू 20 500 अल्फा विच इज इक्वल टू 21 प्लस 21 इंटू 100 इज 2100 अल्फा। अल्फा वाले साथ में लो, 20 में दे, 25 माइनस 21 इज 4 और 2100 माइनस 500 इज 1600 अल्फा। सो अल्फा इज 4 अपॉन 1600 विच इज 1 अपॉन 400। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 जीरोस दे दूँ, इंटू 10⁻³ भी लिखूँ साथ में ताकि ये कैंसिल हो जाए। 1 2 1 2 10/4 2.5 होता है पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज माई अल्फा। पुट दिस इन दैट R0 का इक्वेशन राइट। देयरफॉर R क्या था फॉर्मूला, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। R1 का वैल्यू कितना दिया उन्होंने 3.15 और R0 तो R0 है। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1/400 ही रहने दे रहा हूँ मैं तो थोड़ा बेटर पड़ेगा ना। 1/400 आया था ना मुझे यहाँ पे। और T1 का वैल्यू कितना लेना है, वॉज इट 20 और वॉज इट 100? 20। 0 0 कट 2 and 20 1/20 3.15 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 1.0 1/20 कितना होता है 0.05। 3.14 इज इक्वल टू R0 इंटू 1.05 और ये 3 के टेबल में जा रहा है सीधा तो R0 इज इक्वल टू 3। डन है इतना। देयर यू गो। वी कंटिन्यू विद दैट पार्ट ऑफ सेल्स एंड EMF वाला। ओके यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी मेरा। अरे ये सब तो हो गया था ना ये वाला। हाँ तो एज आई वॉज सेइंग कि उधर उस सर्किट का काफ़ी अब मुझे काम है। चलिए जो सर्किट फिर से बना रहा हूँ मैं। ये आपका कैपिटल R, ये आपका स्मॉल r और ये आपका EMF बराबर और ये आपका करंट। सेल में से करंट बाहर निकल रहा है कि सेल के करंट अंदर जा रहा है? सेल में से, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इज कमिंग इन और करंट इज गोइंग आउट? नहीं, लेट्स से फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में आउट। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब सेल के अंदर से करंट बाहर निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट विल बी आइदर कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ सेल और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या सही लग रहा है आपको? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो पढ़ना है वो है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ही पढ़ना है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को ऑलरेडी किसी ने चार्ज करके लाया होगा, लिथियम सेल जैसे बैटरी बनाते हैं ना वो लोग, डैनियल सेल, वो सब चार्ज करके लेके आते हैं। फिर आप रिमोट वगैरह में यूज़ करते हो, एसी के रिमोट में, अलग अलग रिमोट में, तो वो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा होता है। फिर कुछ कुछ सेल्स अच्छे वाले आते हैं ना जिसको आप चार्ज कर सकते हो, उसके साथ आता है डिवाइस आता है, वो फिर चार्जिंग ऑफ सेल बोलते हैं उसको। बराबर देखा किसी ने सेल्स जिसको चार्ज कर सकते हैं? ऐसे सेल्स भी आते। अभी नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सेल्स हमारे नज़रों में क्या होता है, यूज एंड थ्रो, खराब हो जाए तो नया लाओ। तो कुछ ऐसे टाइप के सेल्स भी आते हैं जिसको आप चार्ज भी कर सकते हो। हैव यू सीन दोस? ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, मुझे एक एक करके कुछ इक्वेशंस लिखने हैं। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सब में क्या सेम होगा और क्या डिवाइड होगा? करंट दोनों में सेम होगा और पोटेंशियल जो है इस EMF का थोड़ा सा इसको मिलेगा, थोड़ा सा इंटरनल को मिलेगा। बराबर है। पहले मैं चाहता हूँ ओम्स लॉ लगाया अपन, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन होगा एनीवन? V इज इक्वल टू IR ना, पर V का काम कौन कर रहा है यहाँ पे पूरे सर्किट में? E इज इक्वल टू I, और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिखूं? R प्लस स्मॉल r। समझा आपको इतना? ये इक्वेशन क्लियर है सब लोग को? फाइन।
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल. सेल किसको बोला जाएगा? ये इसको सेल बोला जाएगा या इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के टोटल सेल बोला जाता है? एब्सोल्युटली राइट. तो मतलब जब आप सेल बोलते हो, वी शुडंट जस्ट कन्फाइन आवरसेल्फ टू दिस पार्ट. एक्चुअली ये पूरा सेल है, ये एक सेल है. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल पूछे तो आपको एक्चुअली कहां पे निकालना है? ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में निकालना है. अग्री? दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल. टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं इसको, और सिंबल यूज करेंगे लेट्स से कैपिटल वी. ऐसा. मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? बराबर है. कैसे निकालें इसको टर्मिनल पोटेंशियल को? मतलब ये सेल जो भी है ईएमएफ और ये आर और इसमें से करंट ऐसा बाहर निकल रहा है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. कैसे निकालेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल? मतलब विच पोटेंशियल विल बी हायर बाय द वे, वो बोल नहीं सकते. ए और बी में कंपैरिजन ले लेते हैं. ठीक है. I want to write general formula, but before that let me take some values and try and understand कि कैसे it works. Then I will write the general formula in this way. यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे जगह फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं. इधर ध्यान दे सब लोग. कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ. एक रेजिस्टर है ये 5 ओम का, और ये करंट है 3 एम्पियर का. बराबर है. यहां पे पोटेंशियल है VA और यहां पे पोटेंशियल है VB. ओरली इतना तो बोल सकते हैं कि A ज्यादा है कि B ज्यादा है. कम ऑन. A ज्यादा है. करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. So potential as you go along the current, the potential drops in a resistor. और वो potential drop कितना हो जाएगा? VA minus VB जो होगा ना potential drop, वो कितना हो जाएगा? IR के बराबर. I कितना है? 3. R कितना है? 5. तो मतलब 15 वोल्ट का ड्रॉप है. Are you getting me? बराबर? नहीं समझे तुम मेरी बात? समझे? इसको लिखने का एक और तरीका है वैसे तो. मैं चाहूंगा कि हम वो समझने लगे. कल ये समझा सब लोग को बेसिक? तो लेट्स से दिस इज M1 मेथड 1 मेथड 2. प्लेस योरसेल्फ एट पॉइंट A. लेट्स से यू आर एट A. okay, as a current you are at A. Now you start walking along the current. First you will write potential at A. You are at A, the potential at A. Now as you go across the resistor, will the potential rise or potential drop? So minus IR, and then you reach B. बराबर? That should be equal to VB. मतलब this drop should be equal to VB. जो भी हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे VB is equal to 0. ऐसा A से स्टार्ट किया तो VA लिखा, फिर ड्रॉप हो गया तो माइनस IR लिखा, फिर आप VB पे पहुंच गए तो लास्ट में जो भी लिखोगे ना वो माइनस के टर्म्स में आएगा. माइनस VB is equal to 0. ठीक है. VA माइनस IR माइनस VB is equal to 0. ये जो मेथड 2 वाला है, आंसर तो सेम ही दे रहा है, दोनों अलग नहीं दे रहा है. आई बिलीव आप दिख रहा होगा आपको, वो IR उधर चला जाएगा ना वैसे भी. बराबर. बट धीरे धीरे आप यूज टू होंगे ये फॉर्मेट को लिखने में भी. ठीक है. दैट वंस यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. सॉल्व करने जाएंगे तो कैसा दिखेगा? VA माइनस I कितना है? 3. R कितना है? 5. माइनस VB इक्वल टू क्या? 0. सो देयरफॉर VA माइनस VB कितना आ जाएगा? ये तो 15 जगह 15 वोल्ट. समझा आप लोग को? ठीक है. जहां से भी स्टार्ट करो वो पोटेंशियल लिखना है पॉजिटिव में, और जहां पे भी आप एंड करो वो पोटेंशियल लिखना है नेगेटिव में, और बीच में जो भी होता है होने दो. ठीक है. इतना अभी तक. ये एकदम लेफ्ट वाला तो कैलकुलेशन नहीं, हटा दूं मैं? एक और सम. दिस टाइम आई वुड लाइक टू टेक अ सेल. ये 20 वोल्ट का है
और ये पोटेंशियल एट ए है और ये पोटेंशियल एट बी है, ये प्लस है ये माइनस है। जब आप सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो करंट के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो करंट की जरूरत है। इसमें करंट का कोई रोल ही नहीं है, तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, बता भी दूंगा तो उसका कोई यूज नहीं करना है किसी को, ठीक है। चलो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कौन सा पोटेंशियल हायर होगा? मेथड 1 पे जा रहा हूं मैं, पहले ए पे हायर होगा। इसको देख के बता सकते हैं कि प्लस मतलब ये हायर होगा वी ए, और माइनस मतलब ये लोअर होगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है? 20 वोल्ट। हाँ, सेल का काम ही है 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। सेल का काम ही है ये टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी का सेल है यही सीधा जो इस सेल का पोटेंशियल है ना, वही आंसर है आपका, ठीक है। लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ये 2 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। ये मैंने ऐसे सम्स कैपेसिटर वाले में भी कराए थे थोड़े थोड़े। जैसे ये अननोन है, ये ए है, ये बी है, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा ये आपसे पूछा गया। इस बार हायर पोटेंशियल कौन होगा? बी। तो वी बी माइनस वी ए, नहीं समझे तुम लोग? ये लिखा इस बार पता है ना कि हायर वो है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या? आई आर लिखो कि सीधा 2 लिख दूं? 2। ये सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। वी बी का वैल्यू कितना है? 6। वी ए का वैल्यू कितना है? वी ए इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर 6 माइनस 2 इज 4 इज इक्वल टू व्हाट? वी ए। सेल के बारे में तो क्लियर है ना, रजिस्टर के बारे में भी क्लियर है। सेल और रजिस्टर साथ में लेता हूं अभी। करंट बताऊं कि नहीं बताऊं? करंट में ऐसा लेता हूं, मेरी मर्जी, 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल वी ए और यहाँ पे पोटेंशियल वी बी। कोई एक वोल्टेज में लेना चाहूँगा, कौन सा वोल्टेज ले लूँ मैं? वी ए का दे दूँ? समझो ये है 10 वोल्ट और मुझे चाहिए वी बी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है आपको? वी ए का वैल्यू 10 वोल्ट है और वी बी का वैल्यू आपको निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन। अब ऐसे सम में आपको हेल्प मिलती है वो इक्वेशन का फॉर्मेट लिखने में, ठीक है। अगर आप रेजिस्टर के अक्रॉस जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट के साथ जाओगे तो। अगर रेजिस्टर में करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाओगे तो पोटेंशियल राइज हो जाएगा। और सेल, अगर आप चलते चलते सेल की बड़ी डंडी से बाहर निकलो तो पोटेंशियल राइज, अगर चलते चलते बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से बाहर निकलो तो पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी ली है मैंने? कुछ वैल्यू यहाँ पे ली ना वैल्यू, जैसे कि ये चाहिए 6 है बराबर। चलो यहाँ से 6 से स्टार्ट किया, चलो 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 यहाँ पे पोटेंशियल राइज करूँ कि ड्रॉप करूँ चलते चलते? अभी क्योंकि दूसरा नेगेटिव साइन है, अब नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं तो कितना ड्रॉप करना है? 2 का 6 माइनस 2, देखो 4 आंसर आया, ठीक है। मेथड 2, व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द सर्किट, बराबर। लिखो यहाँ पे मेथड 2 कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? वॉकिंग पॉइंट क्या है? वी बी। सो वी बी एंड एज यू वॉक इट विल बी -2 एंड देन यू माइनस, जो भी लास्ट में आएगा उसको वापस माइनस वी ए लिखना ही है। जैसे वहाँ पे भी माइनस लिखा ना लास्ट वाले पॉइंट को, माइनस वी, वैसे यहाँ पे वी ए का वी बी का वैल्यू कितना दिया मैंने? 6 माइनस 2 इज माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी बी उधर जाएगा और 6 माइनस 2 4 वोल्ट। मेथड 2 समझ में आ रहा है? एज यू वॉक अलोंग द सर्किट, ठीक है। वो प्रैक्टिस से ही और धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ये जो जिस साइंटिस्ट ने ये हम लोग को सिखाया है ना, ये वॉकिंग अलोंग द सर्किट एंड राइटिंग द इक्वेशन, उसका नाम है किरचॉफ, ठीक है। बोर्ड्स में किरचॉफ्स लॉ है, फाइन। आई नॉट सेइंग कि बोर्ड्स का चालू हो गया है, जब किरचॉफ्स लॉ मेंशन किया जाएगा वहां से बोर्ड स्टार्ट होता है अपना, बोर्ड्स का काम, ठीक है। बट बोर्ड्स में जो वो किरचॉफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है, जो मेथड 2 लिख रहा हूँ ना मैं, वो यही है, ओके। हाँ, अब मैं वो सम सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मेथड 2 पे ही चलें सीधा। ये 10 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट ड्रॉप करेंगे पहले। Are you going from left to right? Okay.
ओके चलेगा, डजंट प्रॉब्लम। आप लेफ्ट से राइट भी चल सकते हो, राइट से लेफ्ट भी चल सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। बस फिर VA की जगह उधर ड्रॉप भी होगा ना, इसलिए उधर से इजी पड़ेगा। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, पहले VA लिखूँ। VA से V भी जाना चाहोगे कि B से A जाना चाहोगे आप लोग? बोथ विल वर्क। A से B से A से B जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अभी आपको। लेकिन V मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉक along A to B, चलेगा। तो A पे कितना पोटेंशियल है पहले? 10। फिर आप चल रहे हो तो नेगेटिव से निकल रहे हो तो -5। फिर यहाँ पे प्लस आई आर करूँ कि माइनस आई आर करूँ? माइनस आया। प्लस आई आर। आप करंट का उल्टा जा रहे हो, इसलिए मैंने बोला ध्यान रखने के लिए। अगर आप नहीं वही, इसलिए मैंने पहले पूछा। अब आप चेंज नहीं कर सकते, अब हमको यही सीखना है, ठीक है। अभी आप रेजिस्टर में जो करंट का डायरेक्शन उससे उल्टा जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज हो जाएगा। तो प्लस आई आर, आई कितना है? 2 और ये R, और फिर लास्ट में तो माइनस V भी लिखना ही है, कुछ भी हो जाए। प्लस आया कैसे? अगर आप रेजिस्टर में करंट के साथ चल रहे हो तो माइनस आई आर, और रेजिस्टर में करंट के उल्टा जा रहे हो तो प्लस आई आर, ठीक है। इक्वेशन ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। मैं इसको पहले जनरल में ले देता हूँ। VA लिखा मैंने, फिर यहाँ पे माइनस बैटरी, फिर प्लस आई आर, और लास्ट में माइनस V भी, फिर ये E और ये R है। चलेगा इतना? अब वैल्यू स्टेप पुट कर दूँ। VA का वैल्यू कितना है? 10। EMF का वैल्यू कितना है? 5। प्लस I का वैल्यू कितना है? 2। R का वैल्यू कितना है? 2। माइनस VB इक्वल टू 0। आई थिंक यू सॉल्व इट फ्रॉम योर ओन। आ रहा है थोड़ा वॉकिंग अलॉन्ग द सर्किट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेजिस्टर में पोटेंशियल का क्या होता है, सेल में पोटेंशियल का क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर करंट राइट में और आप राइट में ही जा रहे हो इक्वेशन लिखते वक्त, तो प्लस आई आर के माइनस आई आर? बराबर। अगर करंट राइट में और आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो प्लस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे? सिर्फ रेजिस्टर्स का समझ में आ रहा है। सेल में करंट का डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, तो सिर्फ बड़ी डंडी को देख के ही जाना है, ठीक है। अगर आप निकलते वक्त बड़ी डंडी से बाहर निकल रहे हो, चलते वक्त जब सेल आया और जब यहाँ से आप निकले वो बड़ी डंडी है, तो प्लस EMF के माइनस EMF? प्लस EMF। और अगर छोटी डंडी से बाहर निकलो तो आ रहा है समझ में? नेक्स्ट 5 से 6 सॉल्व एग्जाम्पल इसी पे, ठीक है। ऑल्दो एज आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट सम पार्ट हियर, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट। चल, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल था ना, जो इसके अक्रॉस है, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। टर्मिनल पोटेंशियल V, विच इज बेसिकली VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ये फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा काम आता है। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल फॉर अ डिस्चार्जिंग बैटरी, बाय द वे, ओनली फॉर डिस्चार्जिंग बैटरी, डिस्चार्जिंग सेल। V इक्वल टू EMF माइनस IR, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू ट्राई प्रूव दिस बाय मेथड 2? स्टार्ट करते हैं। A से B जाना चाहोगे कि B से A? आपकी मर्जी। B से A लिखोगे तो लिखना पहले VB पड़ेगा, बट प्रूव करना है VA माइनस VB, तो आप देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। B से A जा रहे हैं, ठीक है। वॉक अलोंग B to A, पहले क्या लिखूं? VB, फिर ये आ रहा है। कंपोनेंट्स देखो, चलो लिटरली चलो, B से चलते चलते पहले कंपोनेंट कौन सा है? रेजिस्टेंस आया, तो IR लिखना है। प्लस IR के माइनस IR? माइनस IR। और अभी इधर प्लस ये बड़ी डंडी से बाहर निकल रहे हो ना आप, माइनस VA इज इक्वल टू 0। ये E को इधर ही रहने दो, ये माइनस IR को इधर ही रहने दो, माइनस VA को उधर लेके जाओ, प्लस VB को उधर लेके जाओ, हेंस प्रूव। वही आएगा, कोई गलत कोई सही जवाब नहीं है वॉकिंग में। आपको जो कन्वीनियंस लगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि भाई मैं इधर से भी कर सकता हूँ, उधर से भी कर सकता हूँ, तो इतना डर ही नहीं लगेगा कभी कि क्या चूज करना है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो याद ये रख लोगे तो इजी रहेगा, हर बार ये डिराइव ना करना पड़े कि एक सेल के अक्रॉस, एक डिस्चार्जिंग सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कोई पूछे तो ये फॉर्मूला E माइनस IR, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस कर, मैं चाहता हूँ आप नोटिस करो, यहाँ पे आ जाओ सर्किट पे। इसको मैंने A, इसको मैंने B बोला, राइट? बराबर ना? ये A और ये B है।
क्या इधर ए है, इधर कुछ भी नहीं है ना, तो क्या ये भी तो ए होगा और ये भी बी होगा। सिर्फ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया अगर किसी ने, तो वही तो टर्मिनल पोटेंशियल भी तो वही होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सिर्फ आर का, आया, खत्म। तो ये फॉर्मूला भी चलेगा। अरे ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आई आर ही होगा ना, सिर्फ एक ही रजिस्टर है इसमें, आई आर, समझे? अरे एक रजिस्टर दिया है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, आई आर ही तो होगा ओम्स लॉ से। एक ही रजिस्टर है, कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है इस पर। जैसे ये वाला था 5 3 15 खत्म, बराबर ना, बस वही किया मैंने, आई आर लगा दिया। तो कभी कभी ये यूज होगा और लॉजिकली स्पीकिंग ये भी तो सही है, ठीक है ना इतना। चलो इसको कहाँ से लिखना है तुमको पता है? यहाँ से लिखना है। ये लिखते हुए फिर सम सॉल्व करते इधर तक आना, इसका आंसर चाहिए, बराबर ना मेरे को? कर दो। चलो कहाँ से रफ करना है? ये हो गया, ये वाला हो गया, और क्या ये वाला, ये सब भी हो गया, हटा दो सब कुछ। ये आंसर सबने निकाल लिया था, वी बी इज इक्वल टू, ठीक। जब तक आ जाए तेरे को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? एक रजिस्टर है, फिर क्या है? सेल की बड़ी डंडी छोटी डंडी, सेल का वैल्यू कितना दिया? 10 वोल्ट, ये जो ईएमएफ है, और ये जो रेजिस्टेंस है कितना दिया है? और जो करंट है वो लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। ये आपका करंट हो गया। इस पॉइंट को ए बोला होगा, इस पॉइंट को बी। क्या फाइंड करना है? वी ए माइनस वी बी। ओके, तो मेथड 2 से ही चले, वॉक अलॉन्ग। यस, कहाँ से कहाँ चलेंगे? ए टू बी। तो पहले लिखेंगे वी ए, फिर क्या आ रहा है? माइनस आई आर, फिर ई एम एफ भी माइनस सी, और फिर माइनस वी बी इक्वल टू 0। सही है, इतना हो गया। आई का वैल्यू कितना? 2, आर का वैल्यू कितना? 2, ई एम एफ का वैल्यू कितना? 10, माइनस वी बी इक्वल टू 0। आ रहा है क्या? इसके आगे हो जाएगा सॉल्व। ये -4 या -10, मुझे 14 वोल्ट आ रहा है। सही आ रहा है? ये सब खुद से ट्राई करो। 17 में तो एक ही रजिस्टर का टाइम पास किया उन्होंने। चाहिए क्या है उनको? बस आई चाहिए। ओके 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 ओके। हाँ, करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट का पोटेंशियल कितना है? और राइट का 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। डायरेक्ट ओम्स लॉ से भी कर सकते हो या मेथड 2 से भी कर सकते हो, राइट? किससे करूं आप बोलो? I इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, I इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है? 10 माइनस 4 लोगे 6, और रेजिस्टेंस कितना लोगे? 2, 3 एम्पियर। इज दिस क्लियर एवरीवन? जिसको लगता है सर कुछ नया सिखा दिया है तो मेथड 2 से ही करो, कोई इशू नहीं है। 10 माइनस आई आर माइनस 4 इक्वल टू 0। 10 ये ना वी ए, 10 वॉक अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट, 10 प्लस आई आर के माइनस आई आर, माइनस आई आर, एंड लास्ट में -4 के +4, -4 इक्वल टू 0। ओके, तो जिसको चाहिए वो अपने ओरिजिनल मेथड को ही स्टिक रहे, कोई इशू नहीं है। 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ? इफ द बैटरी पॉजिटिव प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल, ये तो पता ही है हमें। फाइंड द पोटेंशियल एट ए इफ पोटेंशियल एट बी इज 0 वोल्ट। ये तो मेरे टाइप वाले समय जो कराए थे पहले। ये कितना है? 10 वोल्ट। ये लेफ्ट वाला पॉइंट का ना वो क्या है? ए। और ये बी, कहाँ पे पोटेंशियल 0 है? ये 0 वोल्ट है। ओके, तो ए पे पूछा है ना। चलिए, तो मैंने तो इसका तो पहले से बताया हुआ है, राइट?
पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज 10 ना, हायर माइनस लोअर शुड बी दिस सेल का ईएमएफ। मेथड 2 से करना है तो मेथड 2 से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ए कितना है वही तो निकालना है, वी बी कितना है 0 इक्वल टू 10, तो कितना आया वी ए का वैल्यू 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 19, पे चलूं। 19 में भी क्या सीधा एक ही सेल दिया हुआ है? नहीं, किधर है? हाँ ये रहा, एक ही सेल दिया हुआ है। इस बार पोटेंशियल कहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी पे 10 दिया, तो ए पे कितना हो जाएगा 20। हायर माइनस लोअर शुड बी 10 राइट। सेल्स का तो क्लैरिटी है हम लोग को। ये कुछ ऐसा है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना वोल्टेज है राइट साइड पे? 0 वोल्ट नहीं, इधर 10 वोल्ट है, और आपको इधर का पोटेंशियल पूछा है राइट। सो हायर माइनस लोअर शुड बी इक्वल टू ईएमएफ, तो मतलब पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 वोल्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ? 20 में इस बार एक ही रेजिस्टर है। करंट फ्लोज इन रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर टू लोअर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर टू लोअर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर। पता है आपको चाहिए क्या? आई थिंक वो राइट साइड का जो डायग्राम है दैट इज द मेन क्वेश्चन। दिस इज ए, दिस इज बी। करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, कितना एम्पियर है 10 एम्पियर्स, और ये कितना है 2 ओम। आपसे पूछा है फाइंड वी बी इफ, क्या मल्टीपल आंसर्स है? वी का वैल्यू 20 लेना है, फिर 30 लेना है, ऐसा कुछ है। अच्छा टोटल कितने सम है एक साथ? 4 सम है। फाइंड वी बी इफ, वी का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है उसने? 20 और 30, बस इतना। तो ये 2 आंसर्स चाहिए, और फिर वापस फाइंड करना है फाइंड वी ए इफ। वी बी का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है? 0 और 20, और आपसे वी ए का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पूछा हुआ है। 4 सम दिए हुए हैं। डज दैट मेक सेंस नाउ? क्वेश्चन समझ में आया है व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क? चलो करते हैं। कैसे करेंगे? एज यू मूव अलॉन्ग द करंट अक्रॉस द रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप्स, बराबर। अगर ए पे पोटेंशियल दिया और बी का पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो आई आर का टर्म है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ क्या ऐड करूँ इसमें? ए का पोटेंशियल दिया है, बी का पोटेंशियल पूछा है, तो बी का निकालने के लिए ए में प्लस आई आर करूँ कि माइनस आई आर करूँ? क्योंकि आप अलॉन्ग द रेजिस्टर जा रहे हो, तो माइनस आई आर करना है। आई आर का टर्म कितना है? 10 to the 20। द पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी इज हाउ मच? आई आर कितना है वो? 20 वोल्ट का ड्रॉप आएगा ए से बी जाते वक्त। तो ये तो 20 पे है, ड्रॉप आएगा तो 0 वोल्ट। 30 से 20 का ड्रॉप 10 वोल्ट। क्या आपको समझ में आई बात मेरी? कुछ समझ में आ रहा है? दे आर ट्राइंग कि स्टूडेंट का स्पीड बढ़े। वो मेथड 2 से करेगा तो भी चलेगा, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, वी ए माइनस आई आर माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। पर वो चाहता है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्विक हो इसमें, कि कहाँ पोटेंशियल राइज कराना है, कहाँ ड्रॉप करवाना है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? वी ए चाहिए, और क्या दिया? वी बी दिया हुआ है। तो बी से ए जाते हुए पोटेंशियल राइज करना है आपको। तो कितने का राइज करोगे? अगर वी बी 0 है तो 20, और अगर ये 20 है तो इधर 40 का राइज करना है। नहीं समझे? समझ रहे हो? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 20। 21 पे चलते हैं। ये है बिल्डअप के बाद का मेन चीज़ के करना, तो ये था मेन। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा मस्त एकदम, जगह है कि नहीं पता नहीं। एक रजिस्टर, एक सेल, एक रजिस्टर, एक सेल, एक रजिस्टर, एक सेल और एक रजिस्टर, खत्म। ये ए है और ये बी है। सब 2 1 4 1 बराबर, 2 1 4 1, और सेल्स के क्या क्या वैल्यूज हैं? 2 3 4, शानदार। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। करंट लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट? कितना एम्पियर?
2 एम्पियर। चाहिए क्या है इसको? उसने दिया है कि B का पोटेंशियल 0 है। क्या डायग्राम में मैं अर्थिंग बता दूं तो चलेगा? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? ऐसा सही है? फाइंड VA। That's it. चलो, वॉक अलॉन्ग, A से B जाना चाहोगे कि B से A? अलॉन्ग द करंट जाना अच्छा है। वॉक अलॉन्ग A to B। कोरल बताओ पहले क्या लिखूं? पहले क्या लिखूं? इक्वेशन A से B चलना है। हाँ, मुझे पहला टर्म बताओ जल्दी। बस रुक जा अभी, आगे बताओ देवांशी। माइनस IR, वेरी गुड, क्योंकि अलॉन्ग जा रहे हो। I का वैल्यू कितना है? 2, R का वैल्यू है 2। आगे बोलो पान्या, आगे क्या लिखूं? -2, वेरी गुड, क्योंकि अभी छोटी डंडी से निकले। इधर सिद्धि, आगे क्या लिखूं? -IR, यानी कि 2 × 1। ठीक है, ब्रिज, आगे क्या लिखूं? इधर तक पहुंच गए हम लोग, इसके आगे जाना है। -3, वेरी गुड। समीर, आगे? -IR, यानी कि 2 × 4। रुद्र, आगे क्या लिखूं? +4। फिर आगे क्या लिखेंगे अभिषेक? -IR, यानी कि 2 × 1। और लास्ट में क्या लिखेंगे द्रविक? -VB, जो कि 0 है। और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। क्या इक्वेशन समझ में आया? पक्का क्लियर है? ओके, ऑल वी आर लेफ्ट विद दिस सॉल्विंग। कितना लिखूं? सीधा -4 -2 -2 -3 -8 +4 -2 इक्वल टू 0। क्या लिखूं भाई? 4 2 2 सब ऐड हो गए ना। 8 8 3 11 11 8 19 19 2 21, बट 21 में से फिर +4 तो -17, राइट में जाके +7। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। 22, क्वेश्चन नंबर 22 खुद से कर लोगे? छोड़ रहा हूं मैं आपके ऊपर, खत्म करो, लेट्स फिनिश दिस। फिर मुझे क्या पढ़ाना है आपको नेक्स्ट? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 22 वाला खुद से करना है बोला, बराबर ना मैंने? सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या सीखना है? रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड, या पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज ही देख लेते हैं एक बार। रेजिस्टर्स इन सीरीज, ऑलरेडी हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज देखा हुआ है, राइट? किसी को याद है? सी इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल वाला, राइट? चलिए ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। डज दिस मेक सेंस एवरीवन? सही लग रहा है? इसको एक सेल लगा दिया मैंने। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लेते हैं? लेते ही नहीं है, 0। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लेते ही नहीं है। देखो कहाँ लिया, सही है इतना? चलो, ये पूरा V है इधर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इन दोनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टर लगाओ ताकि इफेक्ट सेम हो। सेम सेल R इक्विवेलेंट, जिसको RS भी लिख सकते हैं हम लोग। RS मतलब सीरीज का इक्विवेलेंट लिखने के लिए, और करंट वापस से सेम आएगा। दोनों रेजिस्टर्स में क्या सेम होता है? इन सीरीज current is same and potential
potential divides. In series current is same and potential divides, यानी कि इसमें करंट है इसमें करंट सेम है, बट इसमें पोटेंशियल V1 और इसमें पोटेंशियल V2. करेक्ट है इतना? इसको तो पूरा का पूरा भी मिल जाएगा. फाइन. तो ओम्स लॉ 3 बार लगा सकते हैं, इधर इधर और पूरे सर्किट में. ठीक है, तो ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ कैन आई से V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और पूरे बैटरी का वोल्टेज मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज इज I इंटू R इक्विवेलेंट. डज दिस मेक सेंस? ठीक. नाउ कैन वी राइट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो या सिंपली लॉजिक बोलो, V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2. ये जो V1 और V2 है ये पोटेंशियल्स है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस है? एब्सोल्युटली राइट, दीज आर पोटेंशियल डिफरेंसेस. ओम्स लॉ में भी जो V लिखते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है. बराबर है इतना? पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए बहुत जगह पे आपसे VA माइनस VB निकलवाया जा रहा है. ठीक है, चलो विल कीप गोइंग. V की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? RS. V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे सब जगह से I, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. डज दिस मेक सेंस एवरीवन? नोट. पहला पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो कैन आई यूज पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन? पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन. V और R कैसे रिलेटेड है? I सेम है. V और R कैसे रिलेटेड, डायरेक्टली कि इनवर्सली? आई रिपीट द क्वेश्चन. I दोनों में सेम है तो V और R बचे. V और R कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली. तो जब मुझे पोटेंशियल डिवाइडर का शॉर्टकट लिखना तो V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल, एंड V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल. कैपेसिटर्स इन सीरीज में क्या डिवाइडर इक्वेशन सीखा था? उधर भी पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन ही सीखा था. उधर V1 का फॉर्मूला क्या था? V और C कैसे रिलेटेड है? इसलिए V1 का फॉर्मूला क्या लिखा था वहां पे? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. V. तो ये एक पॉइंट ठीक है. दूसरा, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो पूरा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा कोई बताएगा मुझे? n टाइम्स ऑफ R. इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आर R, मतलब कहने का मतलब ये R, ये भी R, ये भी R, ऐसा डॉट 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 बहुत सारे R R R n रेजिस्टर्स. तो इसका आंसर कितना होगा? NR सीधा. डज दिस मेक सेंस? दोनों पॉइंट्स क्लियर है सब लोग को? ठीक. फिर आई वॉन्ट टू टीच यू रेजिस्टर्स इन पैरेलल. और ये दो, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, और सबको मैंने किसी एक सेल से कनेक्ट कर दिया. क्या प्रोसेस पुराना ही है? दोनों में इस बार क्या डिवाइड हो जाएगा और क्या सेम हो जाएगा? करंट डिवाइड हो जाएगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. इसको पूरे को हटा के एक R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, विच वुड बी समथिंग लाइक दिस, V I और ये RP. ठीक है इतना? इन पैरेलल yes, current divides and potential differences yes same as per conservation of charge. Here is for as per conservation of energy, and this is now as per conservation of charge. यहाँ पे लिख दूँ by conservation of energy, and here by conservation of charge. क्या फॉर्मूला ले? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ओम्स लॉ नहीं लिखा मैंने, पर ओम्स लॉ खुद से समझ जाओगे. I की जगह पे क्या लिखूं ओम्स लॉ में? इधर देखेंगे I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट. सिर्फ I1 की जगह पे V बाय R1, सिर्फ I2 की जगह पे सब जगह से V. सो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और सीधा RP चाहिए तो 2 अपॉन R1 प्लस R2. क्या फॉर्मूलाज क्लियर है? कैपेसिटर्स में सीरीज का फॉर्मूला रेसिप्रोकल वाला था, पैरेलल में ऐड होते थे. रजिस्टर में सीरीज में ऐड होते हैं और पैरेलल में रेसिप्रोकल है. स्विच है, कर लोगे उतना एडजस्ट कर लोगे? लिख लेते हैं.
चालू करते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं। हो गया लिख के नहीं कि फर्स्ट साइड तो हो गया होगा, हाँ ठीक है। इसमें नोट भी लिखना है ना। इसमें कौन सा डिवाइडर इक्वेशन आना चाहिए पैरेलल में हमें? करंट डिवाइडर इक्वेशन, बिल्कुल सही। और आइडेंटिकल रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगाए बहुत सारे तो चलो शुरू करें। करंट डिवाइडर इक्वेशंस, वी तो सेम है। करंट और रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड है आपस में? करंट और रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड आपस में? इसलिए I1 के सामने क्या लिखोगे? हाँ, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, बराबर। और I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चल सेकेंड पॉइंट, फॉर n आइडेंटिकल resistors in parallel, for n identical resistors in parallel, मतलब कैसा? ऐसे डॉट 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 कितने के लिए? n के लिए। तो ये सब r r r सब r r है, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? r अपॉन n आ जाएगा इसमें। उसमें एन आर आता है, इसमें आर अपॉन एन आ जाएगा। क्या आपको मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? ये सेंटर साइड हटा दूं? फॉर N1 resistors in series and N2 such rows connected in parallel, इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप? एक रो में कितने रेजिस्टर्स हैं? N1। और ऐसे कितने रो हैं? N2। वो सब कनेक्ट कर दिया आपने। मैं डायग्राम बनाता हूं, 1 2 डॉट डॉट डॉट, कितने? N1 R N1 रेजिस्टर्स, बराबर है। और ऐसे कितने रो बनाने हैं मुझे? ऐसे N2 रोज हैं, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका R इक्विवेलेंट क्या बताएगा मुझे? N1 एवरीथिंग डिवाइड बाय N2। नहीं समझे तुम लोग? यस, बाकी लोग भी समझे। R1 क्यों लिख रहा हूँ? सिर्फ R लिखूँ ना, सब R। समझा तुझे ब्रिज? ये सब सीरीज में तो R R R N1 R, और सब पैरेलल में तो डिवाइड बाय N2। समझा आप लोग को? सब लोग को क्लियर है? टोटल कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यूज हुए हैं, कोई बता सकता है? कितने रेजिस्टर्स यूज हुए हैं? N1 मल्टीप्लाई बाय N2, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, बराबर। जैसे कि अगर 4 रो हैं, हर एक में 3 है, तो 4 3 12 रेजिस्टर्स यूज हुए होंगे। क्लियर? इवन रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट, बराबर है इतना? लास्ट वाला साइड भी हटा दूं क्या? ये वाला बाकी है लिखना, जल्दी कर यार। राइट साइड, एक सम दे रहा हूं मैं,
ऐसा सिमिलर से मैंने कैपेसिटर्स में दिया होगा सीरीज पैरेलल पढ़ाने के बाद। फाइंड आई एंड वी अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। सिमिलर सम हमने किया था, मैं टेबल बनाया था, याद है आपको? इसका भी हम लोग टेबल के फॉर्म में बना लेंगे। आर, करंट और वोल्टेज, ये चीज़ें चाहिए थी ना अपने को। चार रोज क्यों बनाए मैंने? तीन ही रेजिस्टर है तो भी, हाँ, इक्विवेलेंट्स के लिए, बराबर। इसके कुछ नाम रख देते हैं ना, R1, R2 और R3। तो मतलब पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर और पूरा का इक्विवेलेंट, मतलब टोटल नेट सर्किट का, एंटायर सर्किट। तो पहला रेजिस्टर है 5 ओम, फिर है 3 ओम, फिर है 6 ओम, और पूरे का बैटरी दिया हुआ है 14 वोल्ट, बराबर ना? नाउ यू आर सपोज टू फिनिश द रिमेनिंग टेबल। ठीक है, करो ट्राई। हिंट दूं पहले कुछ? क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे सब लोग? आर इक्विवेलेंट निकालोगे, उससे ये आई मिल जाएगा। हिंट होगा, पहले ये निकालो फिर ये निकलेगा, और फिर देखो आगे क्या जमता है आपको। चलो मैं बताता हूँ। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे एक बार, जिसको आ गया वो भी देखो, जिसको नहीं आया वो तो देख ही रहे। ठीक है, चलो इधर देखेंगे एक बार। 6 और 3 पैरेलल में है, बराबर ना? तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 3/6 + 2 यानी कि 18/9 यानी कि 2 ओम। तो ये पूरे को हटा के एक 2 ओम लगा सकते हो आप। ये 2 ओम और ये 5 ओम सीरीज में है, तो इसलिए आंसर इधर 7 ओम। मेक सेंस? इस I के लिए V/R लगाऊं, I = तो 14/7 2 एम्पीयर। तो यहां से कितना निकल रहा है? रेड कलर से जो लिखा है वो आंसर है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो 2 एम्पीयर निकल रहा है। क्या ये 2 एम्पीयर जाएगा, इसको भी वही 2 एम्पीयर मिलेगा, यानी कि 5 ओम का भी करंट 2 एम्पीयर है। इतना समझा? मुझे दिख रहा है कि यही एक अननोन है, तो V = IR लगा दूं, तो क्या आया? 5 2 10। 14 वोल्ट में से इसके पास कितने वोल्टेज है? 10 वोल्ट। क्या ये और ये पूरा जो हटा के अपने एक बनाया था वो दोनों सीरीज में थे? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, तो अगर 10 वोल्ट इसको मिला है तो बचा हुआ जो 4 वोल्ट है वो इसको मिलना चाहिए। अब मुझे सोच के बताओ कि 4 वोल्ट इसको 2-2 करके दूं कि दोनों को 4-4 करके दूं? करेक्ट, ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, बराबर ना? 4-4 वो रखना है आपको। पूरे को हटा के जो एक बनाया ना उसको 4 वोल्ट मिला है, और इसको भी 4-4 ही मिलेगा। ठीक है ना? तो ये दोनों ही 4 वोल्ट और 4 वोल्ट है। कैसे आया 4 सर? 14 - 10 करके। ठीक है, ये 4 अब तो मिल जाएगा। I is V/R 4/3 एम्पियर 4/6 एम्पियर। आंसर आ गया। कहाँ पे समझा? समझ गया सबको? चलो, कुछ लोगों ने यहाँ पे करंट जब निकल गया था ना 2 एम्पियर, तब उन्होंने ये करंट्स निकालने के लिए करंट डिवाइडर इक्वेशन किया, तो उनको ये जल्दी मिला और ये उन्होंने बाद में निकाला।
वर्क्स, दैट ऑल्सो वर्क्स, बराबर है इतना, ठीक है। कोई अगर चाहता कि डायरेक्ट इसका वोल्टेज निकालूं तो डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशन लगा सकता है सीधा इसका वोल्टेज निकालने के, बट उसको पहले फिर ये 6 और 3 को 2 लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हम सॉल्व एग्जाम्पल खत्म करते हैं, 23 से लेकर जो भी 31 तक जा रहा है अपने, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23 वाला देखेंगे सब लोग। 23 वाला एवरीवन क्या दिया हुआ है? आई थिंक 23 इज डायरेक्ट करंट डिवाइडर इक्वेशन ना पैरेलल में, तो मैं नहीं लिख रहा, चलेगा। 23 इज करंट डिवाइडर इक्वेशन जो अपने नोट्स में पहले से है। 24 फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी एंड ईच रजिस्टर। ओके, तो नीचे एक सेल दिया हुआ है और आई थिंक 3 रजिस्टर्स पैरेलल में, 1 2 3। ये कितना वोल्टेज है? 30 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस कितने कितने तीनों? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। चलो फाइंड द करंट थ्रू द सेल, यानी कि ये करंट भी चाहिए और ये तीनों में करंट डिवाइड होगा ना, I1 I2 I3, वो सब कुछ भी चाहिए। वेरी इजी सम, ठीक है। I1 I2 I3 ये तीनों में पोटेंशियल सेम है, तो ये 30 वोल्ट ये तीनों को जाएगा ना, क्योंकि और तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, तो सारा का सारा 30 वोल्ट इनको मिल जाएगा। तो अब मुझे बताओ 10 10 10 जाएगा कि 30 30 30 जाएगा, या अलग अलग वैल्यू जाएगा, बिकॉज रजिस्टर्स अलग अलग है। 30 30 जाएगा, भले रजिस्टर सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पैरेलल में 30 30 30 जाता है। तो जब सबके आपको आर पता है, सबके आपको वोल्टेज पता है, सबके आई क्यों नहीं मिलेंगे? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 बराबर, तो 30/2, ये R1 है मेरा, तो कितना आ गया? 15 एम्पियर। क्या आपको मेरी कुछ बात समझ रही है? ये कितना आ जाएगा ओरली बताओ? 30/3 10 एम्पियर। ये बताओ ओरली 30/6 5 एम्पियर। क्या तीनों करंट्स पता, तीनों ऐड करके ये नहीं मिल जाएगा? I विल बी इक्वल टू कितना निकाला? 15 10 5 विच इज 30 एम्पियर। आया समझ में आपको? आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा था? जैसे कि मेरा इंस्टिंक्ट था, अगर मेरा होता तो मैं शायद पहले आर इक्विवेलेंट ही निकालता, वही सबसे अच्छा पड़ता है ना, आर इक्विवेलेंट निकालता मैं और फिर उससे टोटल आई निकालता, समझ गया ना? तो वो भी चलेगा मेथड, और फिर I1 I2 I3 ऐसे ही निकालना पड़ता, सबसे बेस्ट मेथड। क्या आपको मेरी कुछ बात समझ में आई है? मुझे लगा मैं तीनों निकाल ही रहा हूँ, तो चौथा के लिए क्यों मेहनत करूँ, ऐड ही करना है लास्ट में ना। फिर तो उतना मेरा इंसाइट था आगे तक का। आप अपना आर इक्विवेलेंट निकाल के आई निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इतना। दिस वॉज 24। एवरीवन मूव ऑन टू 25। अपने लेवल पे पहले समझ के रखो, लिखने का मैं टाइम दूंगा। इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, स्मार्ट है ना वो लोग, डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा ना, ऐसा रजिस्टर नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ ऐसा ओम लिखा, कभी कभी करते हैं वो लोग ऐसा, है ना, ध्यान देना। ये हटा दो, ये वाला डेटा की जगह दूं, डन है ये पूरा, ठीक। अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है वो हिंट लिखते जाना भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 25 अगेन एक सर्किट बेस्ड लग रहा है, राइट? 25 किधर है? वापस से 3 रजिस्टर्स है, 2 3 6। अच्छा सेम ही है क्या सब कुछ, सिर्फ 1 ओम एक्स्ट्रा है। ओ माय, पहले ही कर देते, छोड़ो। 1 2 3 और इधर मैं बनाऊंगा डायग्राम में, मेरे मैं बनाऊंगा। यहाँ पे कितना वोल्ट है? 30। ये कितना है? 1 ओम। ये कितना है? 2 3 और सही बनाया मैंने कि उल्टा सीधा कुछ बनाया? सही है ना? हाँ। इस बार क्या चाहिए उसको? सिर्फ आई चाहिए उसको, राइट? बट माई स्टूडेंट शुड बी एबल टू फाइंड एनीथिंग। वी आई आर सबका निकालने आना चाहिए। 3 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है और एक सर्किट है। 5 वी 5 आई 5 आर, ये आना चाहिए, ठीक है? चलो फिलहाल तो खाली आई पे फोकस करते जो उनको चाहिए। ओके, क्या बेस्ट होगा? आर इक्विवेलेंट निकालना बेस्ट होगा। 6 3 2 पैरेलल में, रेड से लिखता हूं। 6 3 और 2, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2।
LCM में 6 आ जाएगा, 1/6, 2/6 और 3/6 विच विल गिव मी 6/6 विच इज़ 1 ओम। ये 1/R आया बाय द वे, सो देयरफॉर R कितना है 1 ओम, यानी कि ऊपर वाले का पूरे का आंसर क्या है, इसका पूरे का आंसर 1 ओम है। ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में क्या पैरेलल में, तो फाइनली पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो है 1 + 1 यानी कि 2 ओम। तो पूरे सर्किट का R आ गया, तो पूरे सर्किट का I इज V/R। पूरे सर्किट का V कितना है, पूरे सर्किट का R कितना है, आंसर है 15 एम्पियर। पहले कितना करंट था बाय द वे टोटल 30। देखो कितना फर्क पड़ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के होने ना होने से। ठीक है इतना, चलो गुड बाय, समझा सबको। सिर्फ मुझे 2 ओम का करंट I1 चाहिए तो कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे I1 कैसे निकाला था, डायरेक्ट V/R से ना, यहाँ पे वो नहीं कर पाओगे बिकॉज इस बार पूरा का पूरा V इनको नहीं मिल रहा है। इनका आपस में V सेम है पर क्या इनका जो V है वो 30 के बराबर है, नहीं, क्योंकि इस बार 30 का थोड़ा इसको मिलेगा थोड़ा इनको मिलेगा। ठीक है इतना, चलो एनीवे विल कीप गोइंग एंड स्टिक टू द क्वेश्चन जो दिया उन्होंने, पर तुम्हें सोचना पड़ेगा DCT के लेके इस बाकी सबका कैसे निकालना है। 26th स्टार्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक बस R इक्विवेलेंट पूछा है, कितने रेजिस्टर्स हैं, 1 2 और ये 3, और ये आई थिंक ये कनेक्ट ऐसा करा है, सब आइडेंटिकल है कि अलग अलग है, जिसको कैपेसिटर से याद होगा तो बता सकता है कि ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में, वेरी गुड, पता है ना कैसे, वो किस मेथड से समझाया हुआ है ये, हाँ, ये A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये B है तो ये सब भी B है। क्या हर रजिस्टर बोलता है मैं A और B के बीच में हूं, तो मतलब मेक सेंस, A और ये B, तो आंसर कितना हो जाएगा, R इक्वल 3 रजिस्टर्स आइडेंटिकल इन पैरेलल R/3। 27 पे चलेंगे हम लोग, सब लोग 27 पे। इस बार कितने रजिस्टर्स हैं, 4, बीच में ये 3 तो है, 1 2 और ये 3, इसमें मजा आएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ है, A और B सब आइडेंटिकल है, यस, एनी थॉट्स। पहले तो पोटेंशियल लिखने में कहाँ अटक रहे हो, क्या अलग है वो देख लेते हैं। इस बार A कहाँ पे लिख पाओगे आप, A और यहाँ पे A नहीं लिख सकते बिकॉज रजिस्टर आ गया बीच में। फर्क समझ रहा है, रजिस्टर कुछ कंपोनेंट आ जाता है तो यू कैन नॉट पास ऑन द सेम पोटेंशियल। B कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे सर कुछ तो लिखो सर X। अब कैन यू ट्राई टू मेक अ सर्किट नाउ, एक रजिस्टर से पूछो कि तू कहाँ है, नया बनाओ सर्किट। अभी एक A और B तो लिखना ही पड़ेगा आपको कुछ भी करके, A इधर और आई डोंट नो येट, बताओ क्या करें। पहला बोलता है सर मैं तो A और B के बीच में हूँ, मेरा तो एटलीस्ट सॉर्टेड रखो आप, मेरा बाकी दुनिया से कोई लेना नहीं, मैं A और B के बीच में डायरेक्ट हूँ, बाकी दुनिया के पैरेलल हूँ मैं तो सीधा। तो मेरी बात समझे इतना, तो मैंने अभी जो बनाया है वो ये वाला बनाया है। और बताओ वो Px और Bx सीरीज में होगा, A और X, तो यहाँ से खुद ही एक नया बनाना पड़ेगा ना, मतलब ये X हो गया बराबर है। और ये बोलता है कि मैं भी B और X के, ये बोल रहा है मैं B और X, ये बोलता है मैं भी B और X, यानी कि ये जो B और X के साथ 2 हैं और ये इधर जा रहा है। नहीं समझे मेरी बात, ये A और B मतलब ये हो गया, राइट, डन। ये बोल रहा है कि मैं A और X के बीच में, मतलब ये हो गया। ये बोलता है मैं B और X के बीच में नहीं, X और B के बीच में हूं, और ये बोलता है मैं भी तो A X और B के बीच में, हाँ तो हम दोनों पैरेलल। समझाइए, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। चलो सॉल्यूशन, R और R पैरेलल में, आंसर R/2। मैं एक काम करूँ वापस बना दूँ डायग्राम, R ऊपर, नीचे ये R, और इधर का तुमने क्या बोला मुझे, अब किसको लूँ पहले, ये कितना होगा, और 3R/2, और वो R क्या होगा, पैरेलल, तो 1/R प्लस 1/3R/2 ऊपर जाएगा, नीचे 3R/2। एनी कैलकुलेशन, 1 + 2/3 कितना होता है,
5/3R। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा लास्ट में उल्टा किया तो? R का वैल्यू उन्होंने दिया वैल्यू था कि खाली R के टर्म्स में ही चाहिए आंसर? फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस P। ओहो सॉरी अपन ने सॉल्विंग में P R इक्विवेलेंट निकाला, उसको सिर्फ P चाहिए। इफ वोल्टेज सप्लाई बिटवीन A एंड B इज V वोल्ट, तो आंसर खाली P मतलब किधर है अपना, ये वाला P है ना, उसमें से करंट चाहिए जो कि इधर है, यही P है ना। अच्छा ओ ये P जो है वो A और X के बीच वाला है, तो ये वाला P है, इसमें का करंट चाहिए, मतलब इस ये P है ना आपका, इसका करंट चाहिए, मतलब बेसिकली तो इन दोनों में करंट सेम ही होगा ना। तो इससे जो ये 3R/2 का करंट चाहिए, तो I इक्वल टू, इधर लिखो साइड में I इक्वल टू, कि कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें थोड़ा, समझ में आ रहा है? मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो R इक्वल निकाल दिया पहले स्टार्टिंग में, बट एनीवे मुझे फ़ायदा होगा ये करने पे। मुझे ये स्टेप के बाद जो किया हुआ है ना मैंने ये वाला, इसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, पर इधर तक जो मैंने डायग्राम बनाया ना सिंप्लीफाइड डायग्राम, इसका मुझे फ़ायदा है। मुझे इसका करंट चाहिए। अच्छा इसमें और इसमें करंट, तो इन दोनों को हटा के एक रजिस्टर बना सकता हूँ 3R/2 वाला। मुझे सिर्फ नीचे वाले, इन दोनों में क्या सेम होगा, R और 3R/2 में वोल्टेज, वही तो मेन वोल्टेज है। तो अगर मुझे सिर्फ इसका करंट चाहिए, मुझे सिर्फ इसका करंट चाहिए, तो I इज इक्वल टू पूरा वोल्टेज अपॉन, क्योंकि पैरेलल में सेम है ना V, तो इसका वोल्टेज और पूरे सर्किट का वोल्टेज तीनों, तो V अपॉन R कौन सा लूँ, ये वाला R लूँ कि जो मुझे चाहिए वो R लूँ, या R/2 लूँ, या R प्लस R/2 का 3R/2 लूँ? क्यों ये R नहीं ले रहे सर, V तो इसका ही चाहिए ना सिर्फ, सॉरी मुझे I तो इसका चाहिए ना सर सिर्फ। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है मालूम है, अगर आप खाली इसका लेते हो ना V, तो आपको सिर्फ इतने का V नहीं पता, आपको इतने पूरे का V पता है, इसलिए आप पूरे का R ले रहे हो। तो सर I भी पूरे का मिलता है, हाँ बट I तो सीरीज में है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए मैं V ले रहा हूँ ये वाला 3R/2 वाला। तो आंसर क्या देखो 2V/3R है क्या? ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? ट्वेंटी 27 को थोड़ा स्पेस बना के अच्छे से लिखना, सर्किट्स बनाना, आप ये वाला बनाना, फिर ये वाला बनाना, और फिर मैं तो बोलता तीसरा भी बनाना जिसके अंदर वो आप 3R/2 लिख देते हो उसको, ठीक है ना। चलो कीप गोइंग। चलो ख़त्म करते हैं। एवरीवन 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 में सर्किट है, बहुत सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं मुझे ना, और एक बैटरी है 2 1 6 3 4 4 4। ओके, तो आई थिंक दिस इज हाउ द रफ स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। ये बैटरी कितने का? 120 वोल्ट। यहाँ पे रजिस्टर कितने का है? 4 ओम। यहाँ पे ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले पे, और ये वाले पे। ओके, इसमें आपको पोटेंशियल लिखने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि हमको बहुत ऑलरेडी सीरीज पैरेलल फील हो रहा है यहाँ पे। बता पाओगे कौन से पक्का सीरीज या पैरेलल में बता सकते हो? इधर सब लोग देखेंगे बोर्ड पे, एवरीवन। और उसका 6 से पैरेलल स्टार्ट में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो पहले? 2 और 1, ये वाला पार्ट सेम लाइन में, सो 2 + 1 3 हो, और 3 और 6 और 3 और 4 3 6 3 गलत जवाब। 6 और 3 पैरेलल। 6 और ये 3 कि 6 और ये 3? ये 6 और ये 3 पैरेलल है, मतलब इसका पूरे का आंसर कितना आएगा? 6 और ये 3 लेंगे पैरेलल में तो 2 ओम। क्या हमने किया हुआ पहले? 6 3 18, 6 + 3। हाँ, अब मैं ज़्यादा एक ही में खिचड़ी ना बनाते हुए, ये पूरे का 2 ओम है ना, तो समझो ये 2 ओम है पूरे का, बराबर। और ये नीचे का 4 ओम बच गया, और ये 3 ओम बचा, और ये कितना है? 4 ओम। और ये कितना बैटरी? अच्छा पूछा क्या है फाइनली भाई, फिर गड़बड़ ना हो जाए। करंट इन, इसमें का करंट चाहिए, सिर्फ इतने का करंट चाहिए, ठीक है।
सिर्फ 2 का करंट चाहिए ना। जो करंट यहाँ से निकलेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो आर इक्विवेलेंट निकाल के पहले आई निकाल ही लूँ क्या? मतलब देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, बट चलो आर इक्विवेलेंट की प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इसके आगे कौन सीरीज कौन पैरेलल? 2 और 4 2 और 4 यानी कि 6 ओम। ये 6 और ये 3 पूरा विच इज अगेन 2 ओम। ये 2 ओम, ये और इधर क्या है 4 ओम। ये 4, ये पूरा 2 और ये 4 सब कुछ सीरीज में, यानी कि आर इक्विवेलेंट इज 4 + 2 + 4 विच इज 10 ओम। करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज इज 120, टोटल रेजिस्टेंस इज 10, यानी कि 12 एम्पियर का करंट इसमें से निकलने वाला है। ये टोटल करंट। हाँ, ये तो टोटल करंट निकला, हमें तो खाली 2 ओम का चाहिए। कैसे करें? उसके बाद बिल्कुल जाएंगे कर ही लेंगे। हाँ 122 और आए कर लेंगे। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम सर्किट को थोड़ा सा ओपन बनाएं, हम लोग जिससे कंफर्टेबल है वैसा बनाएं। ये 4 ओम बनाया मैंने, ये पूरे को नीचे मैंने दे दिया 120 वोल्ट। मैं चाहता हूँ हम ऐसा बनाए डायग्राम। कर सकते हो आप ये काम? अंदर जाके कितने रास्ते हैं? 3। एक इधर जा रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, यानी कि एक रास्ता ऐसा है कि उसके अंदर 2 ओम और ये क्या है 1 ओम, और उसके बाद पैरेलल में कौन है 6 ओम। ये कहाँ पे एक जगह पे मिल रहे हैं, राइट। मतलब ये जो x है ना, ये वाला, ये मैंने x इधर रखा हुआ है, ठीक है, समझा। ये इधर से ये जो भी पॉइंट है, बोलो इसको कुछ भी बोलो, y बोल लो, तो ये y है, ठीक है। और y से इधर इसके इन दोनों के आगे एक 4 ओम भी है जो यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो इनके साथ आगे एक 4 ओम भी लगाना है। ये x यहाँ पे एक 4 ओम भी लगाना है। मे बी आफ्टर सॉल्विंग एक बार गो थ्रू वो करेंगे कि क्या इजीएस्ट मेथड क्या हो सकता था, बट इट डजंट फील लाइक कि इजी होगा। 4 ओम बचा, और अब ये 3 ओम किधर लगाऊं? y और डायरेक्टली इधर z पकड़ते हैं, सीधा लास्ट में एक जगह पे मिले तो दोनों सब लोग। और अब z से आगे एक 4 ओम भी है, और ये सब मिलके आपको बैटरी में लेके जाना है। ये सर्किट थोड़ा बेटर है, इसमें दिख रहा है करंट उधर ऊपर का चाहिए अपने को। ये वाला करंट चाहिए उसको, ये वाला। हमारे पास ये करंट है कितना 10 एम्पियर, इसको भी 10 मिलेगा। ये 10 में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और फिर वो आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। करंट डिवाइडर 2 बार लगाओगे तो हो जाएगा काम। करंट डिवाइडर 2 बार, तो एक में वो और उसका एक बार पहले जो 10 आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो ऊपर वाले का इक्विवेलेंट। पहले हाँ इस पूरे का चाहिए। तो मतलब वो 2 1 3 3 6 2 2 2 2 4 6, मेरे भाई में। 6 और 3 है पैरेलल में, अच्छा हाँ। बराबर। सो ये जो 10 एम्पियर जो इसमें जाएगा ना करंट, इसमें और इसमें, इसका हम कुछ नाम रख देता हूँ। I1 बोलूँ चलेगा इसको? I1 भी इज इक्वल टू I और R कैसे रिलेटेड है? तो यानी कि नीचे का R लेना है। 3 बटे टोटल कितना था इस पूरे का? 6 इंटू टोटल इज 10 विच इज 5 एम्पियर। तो हमें मिल गया है कि I1 कितना है 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर आ रहा है इसके पास। इस 5 एम्पियर को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको मैं कुछ I2 बोल दूं चलेगा? कुछ चाहिए तो I0 बोल दो भाई, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो I0। ये जो करंट चाहिए उसके लिए नीचे का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देना पड़ेगा इन दोनों का। 2 और 1 3, तो 3 + 6 इंटू 5 कितना लिखूं? 2/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 यानी कि 10/3 एम्पियर। यस, आंसर क्या है? हाँ, जो I1 है उसमें 3/9 into 10 3/9। हाँ
तो कितना आ जाएगा ये? हाँ, ये जो करंट है इसमें होगा नीचे का रेजिस्टेंस 3 अपॉन टोटल लेना था, ये पूरा 6 है, 6 + 3 9 लेना था, इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। इधर भी फिर 10/3 आ जाएगा। हाँ, क्या लिखूँ अभी? 6/9 इंटू 10/3 विच इज़ 2/3, 20/9 आएगा। हाँ बराबर। पर ये भी कहाँ मैच हो रहा है? सर करंट 12 है 10 को अरे इतनी सारी गलतियाँ, ये 12 ही है ना? हाँ, इधर गलती है। 12/3 4, ये भी 4, आजा आजा, ये भी 4 है, ऑलमोस्ट देयर। 24 हाँ 2 और ये 3, 8/3 एम्पियर आ गया। डू यू हैव एनी डायरेक्ट मेथड? डू यू हैव एनी अप्रोच विच कैन गिव मी डायरेक्ट आंसर्स? वाई से 2 पैरेलल में जा रहा है, 3 ओम वाले रेजिस्टर जो है उसके अंदर का करंट निकालेंगे, बाकी डिवाइड करके ऊपर डालेंगे। नहीं, पर उसी का करंट कैसे निकलेगा? कौन सा 3 बोल रहा है? तो ये बोल रहा है। हाँ, तो ये निकालने के लिए भी तो करंट डिवाइडर लगाना ही पड़ेगा ना। इसका करंट निकालेंगे और फिर करेगा क्या इसका निकाल के? डायरेक्टली ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ किधर? सीधा 2 ओम में। तुझे आए चाहिए 2 ओम का चाहिए था अपने। आई डोंट थिंक सो कोई और है यहाँ पे। ये समझ गया सर, अभी रहने दो। आया तो रट इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें आर इक्वेलेंट नहीं, ये कहाँ सेम डेटा रिपीट कभी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। सर्किट ही रिपीट ना हो, डेटा तो दूर की बात है। पहले आर इक्वेलेंट निकाला, उससे आई निकाला और फिर करंट डिवाइडर 2 बार लगाया, पर उसके लिए पहले सर्किट भी बनाना पड़ा, ऐसा कन्वर्ट करना भी पड़ा। मतलब डीसीडी में दोनों बस वैल्यूज अच्छे लगते हैं, एकदम करने में तो फ्रैक्शन में देखेंगे। हाँ ऐसा वाला ठीक है। चलो पहले ख़त्म तो करें हम लोग। 29 देख लो एक बार। मुझे व्हीटस्टोन के पहले के सॉल्ड एग्जाम्पल्स ख़त्म करने हैं। हाँ, ट्वेंटी 29 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 29। इस बार सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना है। थोड़ा सर्किट इस बार डिसेंट है। क्या क्या वैल्यूज है? 1 ओम ऊपर, 2 ओम बीच में, 6 ओम ऊपर और राइट में, और सी और डी लिखा हुआ कहीं पे। तो पूछा क्या? आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी। तो जहां से भी पूछते हैं ना, वहां से आप चाहिए तो एक एंट्री पॉइंट बना दो और एग्जिट पॉइंट बना दो। क्या आपको मेरी बात समझी? एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना दो। बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? 2 और 1 सीरीज है। 2 और 1 सीरीज तो 3 ओम। ये 4 और 2 भी सीरीज यानी कि 6 ओम। 6 और 3 पैरेलल। 6 का आंसर 3 का आंसर 3/2। अरे 6 का आंसर 6/2 3 होता है, और 3 का आंसर 3/2। सो आर इक्विवेलेंट इज 3/2। नहीं समझा? नहीं तो पैरेलल में कर ही लेना। 1/6 + 1/6 + 1/3 = 1/r आ जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे सब लोग। इसमें प्रिंटिंग का थोड़ा इशू लग रहा है। एक बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है, डायगोनल्स कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे। अरे रुक जा मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है तो सुनने नहीं चाहते भाई साहब। अरे पूछूंगा मैं तेरे को, रुक जा अभी। इसमें से ना ये एक लाइन में है 3 ओम और 3 ओम, और ये वाला जो है इसके ऊपर से जाते हुए लग रहा है ना। फिर भी वो लोग ये क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है। ये ऐसा थोड़ी हो गया है। क्या बोल रहा हूँ पूरा सीरीज ऐसा ऊपर से कौन? ए और ये भी।
अगर मैं सीधा इंटरसेक्ट करूं उसका मीनिंग अलग है, और देखने दे वैल्यूज, हाँ, और आंसर भी अलग आएगा। इसलिए मैं पूछ रहा था तूने क्या सोच के सॉल्व किया, तूने ये वाला लेके सॉल्व किया कि स्ट्रेट सॉल्व? 7 सीरीज में है। 5 और 7 सीरीज, हाँ, मतलब आपने ये सोच के किया, ये जो दिख रहा है वो करके किया। अगर स्ट्रेट लिया होता तो वो सीरीज में नहीं होते। हाँ। अगर ये कनेक्ट किया होता ना, सीधा ऐसा इंटरसेक्ट किया होता ना, इफ देयर वुड हैव बीन अ जंक्शन, इज देयर अ जंक्शन हियर? दिस इंडिकेट दैट इज नॉट अ जंक्शन। तो आप बोल सकते हो 5 और 7, लेकिन अगर ये जंक्शन होता तो आप लेना पड़ता 5 और 3 पैरेलल, ये और दोनों पैरेलल, और फिर पूरा सीरीज लेना पड़ता। तो दैट इज अ डिफरेंट आंसर। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला कितना रेजिस्टेंस, ये वाला 2 ओम, और सबसे नीचे वाला 6 ओम। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए अपने को। चलिए, सबसे बेस्ट में बताओ क्या होगा? ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, राइट? ये बी है और ये भी बी है। डज दिस मेक सेंस? ये बोलता है मैं ए और बी के बीच में हूँ, ये पूरा बोलता है मैं भी ए और बी के बीच में हूँ, ये पूरा बोलता है मैं भी ए और बी के बीच में, और ये बोलता है मैं भी ए, यानी कि ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, चारों पैरेलल है। यानी कि 1/r इक्विवेलेंट इज 1/2, ये हो गया, प्लस 1/5 और 7 12, 3 और 3 6, और ये भी 6, 1/6। LCM एनीवन? 12। 2 को 12 बनाने के लिए 6, 12 को 12 बनाने के लिए 1, 6 को 12 बनाने के लिए 2, प्लस 2/12 कितना हो गया? 11/11। तो आंसर क्या दिया उन्होंने? अगर हम लोग इंटरसेक्ट मान ले तो, अगर वो स्ट्रेट इंटरसेक्ट मान ले तो सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि इससे नहीं आ रहा है अगर तो तुझे आंसर कैसा आया? तो मुझे 12/11 आया। उन लोग ने सीधा 1/8, 1/12 और एक ही 1/6 ली है। उन लोगों ने ये लिया। हाँ, इंटरसेक्ट वाला लिया ना, ठीक है। तो ये नॉन इंटरसेक्ट वाला सम है। 5 में V3 नहीं है, 3 और 5 3 और 5 और अरे भाई 3 और सॉल्व किया पता नहीं है भाई। 5 और 3, इसको 8 बोलूं, इसको 8 बोलूं? क्या? अरे खतरनाक है भाई। वही चाप के बुक का चाप के बोल रहा 11 में 12 आया। इसको सॉल्व करना है। अभी LCM 12 नहीं बनेगा ना, LCM 12 नहीं होगा क्योंकि 8 भी आ गया ना। LCM 24 लेना पड़ेगा, बराबर है। तो 24 बनाने के लिए इस 1 का 12, ये 1 का 2, ये 1 का 3, ये 1 का 4/24। 21/24 अभी आया। 12 2 14, 14 और 7 21 21/24 विच इज 7/8। उल्टा किया तो अगर तो ये लोग ने 3 अलग-अलग डायग्राम क्यों दिए? वो सिंप्लीफाई करते करते किया होगा कुछ उन्होंने, ठीक है। और इंटरसेक्शन होता तो क्या करते अपन? 5 और 3 पैरेलल, ये 5 और 7 पैरेलल, फिर वो दोनों सीरीज, फिर वो आंसर, ये आंसर, और लास्ट नीचे का आंसर, तीनों पैरेलल। आई रिपीट, ये अगर इंटरसेक्शन होता, ये ऐसा वे अराउंड नहीं होता, तो 5 और 3 एक बन जाता ऐसा, 5 और 7 एक बन जाता, ये दोनों सीरीज हो जाता, ये रास्ता और ये रास्ता इंटरसेक्शन होता तो। फाइन, एक सम बचा है, 31 करना है कि 31 व्हीटस्टोन का है? 31 अपना ही है। 31 वाला एक लास्ट देखेंगे आज के लिए। एक सर्कल दिया है, 4 रजिस्टर्स दिए हुए और ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। इज देयर इंटरसेक्शन और या वे अराउंड है? वो इंटरसेक्शन है, ठीक है। और बीच में पॉइंट किधर है? ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यानी कि ए से करंट एंटर करवाना है और बी से एग्जिट करवाना है। डज दिस मेक सेंस? इजी है, थोड़ा सोच लो, आराम से सोचो, बहुत इजी है। अगर आप पोटेंशियल्स लिख दो ना सही से, एक्सीलेंट। आंसर देख के बताया या सोच के बताया कुछ? देखो हो जाएगा।
करंट 4 में डिवाइड हो बराबर। गया ना? ऊपर से ऐसा नहीं होता है, सिर्फ डिवाइड होना ही इनफ नहीं है। क्या वो सबके सब मिल भी एक ही जगह पे रहे हैं तो बोलो पैरेलल? हाँ मिल रहे हैं। हाँ, एक ही जगह पे? नहीं मतलब वो ऐसे But कोई ऐसे होता यहाँ पे है वापस से घूम के आना। हाँ एक ही जगह मिल रहे हैं। आप देखो यहाँ पे बी लिखोगे तो इधर भी बी लिख सकते हो, हाँ। इधर भी बी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। हर एक जन बोल रहा है मैं ए और बी के बीच में हूँ, तो पैरेलल है, तो R/4 इज द आंसर। और ये जो ये बाजू गया इधर जाएगा हाँ, उधर से तो 2 रास्ते ना, ऊपर और नीचे, वही ना। पर लेकिन ये दोनों डेस्टिनेशन सेम ही तो है, ये बी तो है पॉइंट। पर उसको जाना तो ये बात में ना, इधर से भी तो जा सकता है, ये एग्जिट है ना, ये वाला। ये एग्जिट है हाँ, तो इधर से जाएगा, इधर आया, फिर ऐसे जाएगा ना, ऐसा जाएगा हाँ। तो फिर उधर डिवाइड नहीं हुआ ये सच में जो वायर दिख रहा है सच में वायर नहीं है, क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम ही है। इट इज अ जंक्शन देन। है? क्या बात बोल रहे हो मतलब? ये देख, ये सब एक ही जगह पे मिल रहे हैं भाई। वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि करंट यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, हाँ। बट ये बी जो डेस्टिनेशन है ना वो इधर ही, ऐसा समझ ले, बी इधर ही तो है। ये बी है तो ये सब भी तो बी हो गया ना, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। देख ध्यान से, अच्छा। ये सब एग्जिट्स है, ये सब एग्जिट पॉइंट्स है, देख सब एक जगह पे यहाँ पे। ठीक है फाइन। Equipotential। हाँ सब इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, वो पोटेंशियल सेम है सबका, ऐसा। तुमचा गलत आन्सर सीधा